गरिमा सुन, मैं बर्तन धो देती हूँ, तू जरा सब्जी बनने रख दे। नहीं नहीं, मुझसे सब्जी जल जाएगी माँ, आप ही देखो ये सब्जी वब्जी, लाओ मैं बर्तन धो देती हूँ। अरे मैं खड़ी हूँ ना, तू देख ले। ना बिल्कुल नहीं, मैं झाड़ू लगा दूंगी, पोछा लगा दूंगी, पर ये सब्जी वब्जी का काम भैया आप ही देखो। अरे तेरे ससुराल में भी मैं खाना बनाऊंगी क्या? चुपचाप यहीं खड़ी रहे और सब्जी बना, जब देखो बहाने बनाती रहती है। गीता की बात सुनकर उसकी बेटी गरिमा ने कढ़ाई में तेल डाला, मसाले डाले और फिर आलू और मटर भी डाल दिए और फिर बारी आई पानी डालने की। गरिमा ने धीरे धीरे और हिसाब से पानी डाला और सब्जी को एकटक देखने लगी। तभी अच्छा सुन, मैं जरा छत पर कपड़े सुखाने के लिए डालकर आती हूँ, सब्जी देखती रहना, ठीक है? हाँ ठीक है माँ। गीता के जाने के बाद काफी देर तक गरिमा सब्जी को घूर घूर कर देखती रही और फिर जब वो बोर होने लगी तो उसने मोबाइल खोला और उसमें फनी वीडियोस देखने लगी। वीडियो देखकर वो बस हंसे जा रही थी, इसमें कैसे वक्त गुजरा उसे पता ही नहीं चला। और फिर जब गीता छत से वापस लौटी, गैस बंद कर दी थी ना? ओह शिट, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं। गरिमा ने जैसे ही कढ़ाई का ढक्कन हटाया तो उसने देखा कि सब्जी रेगिस्तान से भी ज्यादा सूखी थी, जिसमें तरी नाम की कोई चीज ही नहीं थी। हाँ, पर सब्जी जलने से बच गई थी। थैंक गॉड। देखो माँ, सब्जी जलने नहीं दी मैंने, बिल्कुल परफेक्ट बने आलू मटर। देखो, परफेक्ट की बच्ची, इसकी तरी कहाँ गई है? वो तो मैंने सोचा ही नहीं। अब ऊपर से पानी डाल दूं क्या? हाँ हाँ, पानी क्यों, पेट्रोल डाल देना, कम से कम किसी चीज का तो स्वाद आएगा। है मम्मी, सच में पेट्रोल डाल सकते हैं क्या? हे भगवान, क्या होगा इस लड़की का, देखना ससुराल जाकर रोज मुझे ही गाली खिलवाएगी। रोज की तरह उस दिन भी गरिमा ने जादू कर दिखाया था। वो देखते ही देखते रोज सब्जी में से तरी गायब कर देती थी और फिर शाम को लाओ भाई, खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है। क्या पापा, आप खुद का ढाबा चलाते हो और फिर भी भूखे रहते हैं? अरे पगली, अब रोज रोज कौन शाही पनीर या मटर पनीर खाता है? हैं? सबसे बढ़िया होता है घर का खाना। लाओ, अब जल्दी से खाना लगाओ। वैसे क्या बनाया है? वो पापा, मैंने आज आलू मटर की सब्जी बनाई है, अब कुछ अलग तरह से। वाह, आलू मटर, तो एक काम करो, रोटी के साथ साथ चावल भी ले आओ। नहीं नहीं पापा, आप भरोसा रखो, आपको चावल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अब रोटी से ही मजा आएगा आपको। तो उसमें बिना तरी के आलू मटर देखकर उसके पिता महेश का तो चेहरा ही उतर गया। लाख कोशिशों के बावजूद गरिमा तरीदार सब्जी बना ही नहीं पाती थी और उसकी वजह थी उसकी फोन देखने की आदत। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर गरिमा की शादी हो गई। लेकिन दिक्कत ये थी कि उसके ससुराल वाले खाने के मामले में बहुत सख्त और नक चढ़े थे। और फिर गरिमा की पहली रसोई के दिन। ये लीजिए पापा जी, ये मटर पनीर, ये आलू मटर और ये तुरई की सब्जी। है? पर बहू, ये सब इतना सूखा सूखा क्यों है भाई? पापा जी, वो ये कुछ नई स्टाइल की सब्जी है, अब सूखी ही बनती है। चलो आज तो ठीक है, पर बहू कुछ तरीदार भी होना चाहिए। अब बताओ, इन सूखी सब्जियों से हम चावल कैसे खाएं? सॉरी मम्मी जी, मैं कल से ध्यान रखूंगी। गरिमा को उस दिन बहुत बुरा लगा और उसने तय किया कि वो आगे से तरी का ख्याल रखेगी। अगले दिन उसने बढ़िया अंडा करी बनाने की सोची। उसने कढ़ाई में मसाले, पानी और अंडे डाले और उसे प्लेट से ढक दिया। लेकिन कब उसके हाथ मोबाइल तक पहुंच गए उसे खुद मालूम नहीं चला। फिर जो होना था वो हो ही गया। अंडे जलने से तो बच गए, लेकिन अंडा करी की तरी ऐसे उड़ गई जैसे गधे के सिर से सींग। मर गई, आज तो पक्का मर गई, अब नहीं बचूंगी। क्या करूं? हाँ, एक काम करती हूँ, जल्दी से फिर से अंडा करी बना देती हूँ। उसके पति सुरेश की आवाज आई। गरिमा, मैं और पापा जी लेट हो रहे हैं, जल्दी खाना लाओ भाई। गरिमा ने कांपते हाथों से अपने ससुराल वालों के सामने सब्जी ले जाकर रख दी। न उसमें करी थी और न तरी। ये क्या बनाया है तुमने बहू? वो मम्मी जी, अंडा कर ड्राई अंडे। इन्हें बॉयल अंडे कहते हैं गरिमा, ये तो हम खा लेंगे, पर सब्जी तो लाओ। जी यही है जो है, वो तरी सूख गई। अरे सूख गई कि जल गई? देखो बेटा, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी ये नई नई डिशों को खाकर मुझे जो है कब्ज हो गया है। अरे पूरा पेट छिला जा रहा है मेरा। तुम कुछ तरीदार बनाओगी तो बड़ी मेहरबानी होगी, वरना एक दिन हम ऐसे ही सूखे सूखे मर जाएंगे, समझ रही हो ना? अब की बार ओम प्रकाश और सरला की आवाज में गुस्सा था। अगले दिन गरिमा ने कसम खा ली कि वो तरीदार आलू टमाटर की सब्जी बनाकर रहेगी। उसने सारे मसाले डाले और पानी डाला। ही मोबाइल पर कई तरह के वीडियोस आ गए, जिसमें एक से बढ़कर एक शेफ नुस्खे बताने लगे कि कैसे तरी एकदम परफेक्ट बनाई जाए। ये देखकर गरिमा बहुत खुश हुई और फिर वो एक एक करके सारे वीडियोस देखने लगी। और फिर अब देखती हूँ कि कैसे मेरी तरी जलती है।
ये कहकर गरिमा ने मोबाइल साइड में रखा और फिर जैसे ही गरिमा ने कढ़ाई का ढक्कन खोला तो देखा कि टमाटर काले पड़ गए थे, आलू भी पथरीले से हो गए थे। कढ़ाई अमावस की रात की तरह काली हो चुकी थी और तरी वो तो स्वर्ग से धार ही चुकी थी। और फिर रही सही कसर पूरी तब हुई जब गरिमा, पापा और मैं लेट हो रहे हैं, जल्दी लाओ ना खाना, और सुनो प्लीज कुछ तरीदार लाना यार। ये सुनकर अब की बार गरिमा का खून भी सूख गया। वो थकी हारी मरी सी अपनी कढ़ाई लेकर आई और उसने वो शानदार और यादगार करामाती सब्जी अपने ससुराल वालों के सामने रख दी। अब वो ऐसे ही खड़ी थी जैसे कोई सिर कलम की सजा पाने को हाथ बांधे खड़ा रहता है। उस दिन गरिमा को जमकर गरियाया गया। फिर रोते हुए उसने अपना बैग पैक किया और अपने मायके चली आई। अरे क्या हुआ, तू ऐसे सूखे पत्ते की तरह परेशान क्यों खड़ी है? बस माँ, ये सूखापन ही मेरी जिंदगी ले डूबा। गरिमा ने सारी बात अपनी माँ को बताई। ये सुनते ही गीता ने उसके हाथ से फोन छीना और उसे पानी से भरी बाल्टी में डाल दिया। माँ, ये क्या किया आपने? बिल्कुल ठीक किया तुमने गीता। अब देखना, तेरी हर सब्जी तरीदार बनेगी। अब उठा अपना बैग और चल, तुझे तेरे ससुराल छोड़कर आते हैं। ससुराल पहुंचकर गरिमा की माँ गीता सबके सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। बहन जी, इसे माफ कर दो, आगे से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगी। अरे पर बहन जी, इससे तरीदार सब्जी बन ही नहीं सकती कभी। बनेगी बनेगी, देखना आज से ही बनेगी। इसकी माँ ने सब सिखा दिया है, विश्वास कीजिए। अगर ऐसी बात है तो आप लोग भी आइए और शाम का खाना हमारे साथ ही खा के जाइएगा। है इसके बाद सभी लोग खाने की मेज पर बैठकर बातें करने लगे और गरिमा बिना मोबाइल के पहली बार वो रसोई में काम कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बिना आत्मा का शरीर बस कहीं चले जा रहा है। उसने मसाले डाले, अच्छे से भुना, फिर पानी डाला और फिर अंडे। फिर बिना कहीं ध्यान भटकाए वो एक टक सब्जी की आवाज को सुनने की कोशिश कर रही थी। तभी उसे अंदर से आवाज आई, थोड़ा तरी का ध्यान रखना गरिमा, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक होगा। हाँ, इस बार सब ठीक होगा। अपनी माँ और सास की बातें सुनकर गरिमा ने कढ़ाई की ओर देखा और फिर थोड़ी देर बाद उसने एक लंबी सांस ली और कढ़ाई का ढक्कन खोल दिया। उसकी आंखों के सामने लजीज तरीदार अंडा करी बनकर तैयार थी। फिर खाने की मेज पर जैसे ही उसने उस सब्जी को देखा तो हर कोई हैरान रह गया। वाह गरिमा, न ज्यादा न कम, न फीकी न तीखी, क्या तरी है। आप चिंता मत कीजिए बहन जी, अब से ये रोज ऐसी बढ़िया तरीदार सब्जी बनाएगी। पर ऐसा भी क्या कर दिया आपने बहन जी, जो हमारी बहू एक ही दिन में सीख गई? कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सिखा दिया जो पहले कभी नहीं सिखा पाई थी। उस दिन सभी ने गरिमा की दिल खोलकर तारीफ की। खासकर उसका पति सुरेश तो बहुत ही खुश था और अपनी यही खुशी जताते हुए उसने गरिमा से कहा, इतनी स्वादिष्ट अंडा करी मैंने आज तक नहीं खाई। सच में कमाल कर दिया गरिमा तुमने। जी कर रहा है तुम्हें कुछ इनाम दूं। हाँ, मैं कल ही तुम्हें नया मोबाइल दिलाता हूँ। नहीं नहीं। नई नवेली बहू रोशनी को भिंडी की सब्जी बहुत पसंद थी। बहू, इतना अच्छा मौका है? आज तेरी पहली रसोई थी, आज तुझे कुछ मीठा बनाना चाहिए था भाई। भिंडी की सब्जी क्यों बना दी? ससुर जी, मुझे बचपन से ही भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है। वैसे भिंडी की सब्जी तो हमें भी बहुत पसंद है, लेकिन बहू तूने जो आज भिंडी की सब्जी बनाई है ना, इसका स्वाद बिल्कुल अलग है। ऐसी भिंडी की सब्जी हमने आज तक नहीं खाई। वाह वाह वाह। हाँ रोशनी, बहुत अच्छी भिंडी की सब्जी बनाई है तुमने। खैर, खाना पीना खाने के बाद मोहन और रोशनी अपने कमरे में बैठे प्यार भरी बातें कर रहे थे, क्योंकि आज उनकी सुहाग रात थी। तभी रोशनी ने मोहन को दूध का गिलास दिया, लेकिन उसने देखा कि उसमें दूध का रंग हरा था। रोशनी, मैंने सुना था कि सुहाग रात वाले दिन पति को दूध पिलाया जाता है, तुम ये मुझे क्या पिला रही हो? मैं भी आपको दूध ही पिला रही हूँ, ये दूध ही तो है। रोशनी, हरे रंग का दूध तो मैंने पहली बार देखा है। या तो तुम पागल हो या तो तुम मुझे पागल बना रही हो। पागल होंगे तुम्हारे दोस्त, ये कोई ऐसा वैसा दूध नहीं है, बल्कि भिंडी वाला दूध है। इससे आपको एनर्जी भी मिलेगी। खैर, किसी तरह मोहन ने वो दूध पिया और सुहाग रात मनाई। अगली सुबह उठकर उसने सभी के लिए चाय बनाई, लेकिन चाय में भी उसने भिंडी डाल दी थी। बहू, ये अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है, तूने चाय में भी भिंडी डाल दी। सासू माँ, मैं बिना भिंडी के कुछ भी नहीं बनाती। इसका मतलब तुझे तो भिंडी की मिठाई भी बनानी आती होगी। सासू माँ, आपको कैसे पता चला? मैं भिंडी का हलवा, भिंडी के पराठे, भिंडी की बर्फी, भिंडी के पेड़े, भिंडी के समोसे सब बना लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे। खैर, मोहन खेतों पर काम करने चला गया। तभी उसके सास ससुर ने देखा कि रोशनी अपने घर के बाहर आंगन में कुछ पौधे लगा रही थी। बहू, ये क्या कर रही है तू?
सासू माँ, अब हमारे आंगन में कुछ ही महीनों बाद भिंडी भिंडी नजर आएंगी। बहू, जब तू भिंडी लगा ही रही है तो इसके साथ ही साथ लौकी, तुरई, कद्दू ये सब भी लगा दे। हमने भिंडी की तारीफ क्या कर दी, तू तो हमेशा भिंडी बनाती रहती है, कभी कभी कुछ और भी बना दिया कर। लेकिन कुछ सालों बाद ऐसा हुआ कि बारिश बिल्कुल नहीं हुई और सभी की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई। माहौल ऐसा हो गया कि लोग भूखों मरने लगे। गांव की एक चाय की टपरी पर कुछ आदमी भूखमरी के बारे में चर्चा करने लगे। अरे भैया नंद किशोर, लगता है ये गांव भारत के नक्शे से अब जल्दी ही मिटने वाला है। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब। अब तो हम लोगों के घर में न खाने को अनाज बचा है और न ही दवाई कराने के लिए पैसे। पिछले 2 सालों से न बारिश हुई, न ही कोई कमाई हुई। तभी वहाँ पर भागता हुआ मोहन आ गया। अरे नंद किशोर चाचा, तुम यहाँ बैठे हुए हो, जल्दी से अपने घर में जाओ। तुम्हारे माँ बाप अब इस दुनिया में नहीं रहे। मोहन की एक खबर सुनकर सभी के रोंगटे खड़े हो गए। नंद किशोर ने अपना पूरा परिवार खो दिया। धीरे धीरे गांव के और भी लोग अपनी जान गंवाने लगे। लोग भूख की वजह से मरने लगे। मोहन अपनी आंखों के सामने गांव वालों को तबाह होते हुए देख रहा था, पर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। मोहन, अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन हमारा परिवार भी हमारी नजरों के सामने खत्म हो जाएगा। मेरे मायके से थोड़ी दूर पर एक जंगल है, वहाँ पर एक बाबा रहते हैं, उनसे चलकर बात करते हैं, वो कोई उपाय जरूर बताएंगे। रोशनी, वैसे तो मैं इन बाबाओं पर और अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करता, लेकिन अपने गांव को बचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। बहू बिल्कुल सही कह रही है बेटा, हर बाबा पाखंडी नहीं होते। कुछ तांत्रिक आज भी मौजूद हैं जिनके पास बहुत ज्ञान है, वो जरूर कुछ कर सकते हैं। मोहन रोशनी के साथ उसके मायके के पास एक घने जंगल में पहुंच गया। वहाँ पर एक बाबा की कुटिया बनी थी। वो दोनों कुटिया के अंदर घुस गए। बाबा, ये मेरे पति हैं। मेरे ससुराल में पिछले 2 साल से बारिश ही नहीं हुई। हमारा गांव गरीबी रेखा से भी नीचे चला गया है। हमारे गांव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। लोग भूख की वजह से मर रहे हैं। हमारी आंखों के सामने देखते ही देखते कई परिवार तबाह हो गए। रोशनी बिटिया, ये जो भी हुआ है ऐसे ही नहीं हुआ। उस गांव को उनके पापों की सजा मिली है। उस गांव में कोई भी ऐसा परिवार नहीं है जिसने हजारों पेड़ नहीं काटे। बाबा, आपने बात तो बिल्कुल सही कही। लोगों ने अपने घर बनवाने के लिए कई पेड़ काट डाले। कुछ लोगों ने तो पैसों के लालच में ही पेड़ काटकर बेच दिए। अगर पेड़ गलती से कट भी जाते हैं तो अपने घर के सामने 2-3 नए पेड़ लगा लेने चाहिए, जिससे ये कुदरत संतुलित रहती है। असंतुलन की वजह से ही बारिश नहीं हो रही। बाबा, इसका कोई उपाय तो होगा? तुम दोनों को मिलकर गांव में बहुत बड़ा भंडारा करना होगा। सभी को खाना खिलाना होगा और खाना खाते वक्त गांव का हर एक इंसान हर एक निवाले के साथ इस कुदरत से पेड़ काटने के जुर्म में माफी मांगता जाए, तभी बारिश हो सकती है। और बारिश होते ही सबसे पहले पेड़ लगाना, उसके बाद अपनी खेती करना, वरना दोबारा भूखमरी आ जाएगी। ठीक है बाबा, हम कल ही बहुत बड़ा भंडारा करते हैं। दोनों वापस आ गए। अब उसके सास ससुर भंडारे को लेकर परेशान हो गए। रोशनी, हम भंडारा कैसे रखेंगे? ये गांव बहुत बड़ा है। अब तो हमारे पास भी इतना अनाज नहीं बचा कि पूरे गांव को खिला सके। बेटा, अगर बाबा जी ने बताया है तो हमें किसी भी हालत में यह करके देखना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अब वो लोग भंडारे को लेकर परेशान हो गए। तभी अचानक रोशनी के दिमाग में एक ख्याल आया। सुनिए, हमारे आंगन में जितनी भी भिंडी लगी है उन सब की सब्जी बनाएंगे ताकि सारा गांव खा सके। ये सुनकर उसकी सास हंसने लगी। बहू तो बड़ी भोली है। हमारे आंगन में जितनी भिंडी लगी है ना, अगर सारी भिंडी तोड़कर भी हमने सब्जी बना ली तो भी सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 10 लोग ही खा पाएंगे। सासू माँ, मैं तरी वाली भिंडी बनाऊंगी। मुझे पता है कि तरी वाली भिंडी नहीं बनाई जाती, पर इसके अलावा कोई चारा नहीं है अपने पास। कम से कम 50 बाल्टी पानी डालेंगे और जितनी भी भिंडी है वो सब डाल देंगे। फिर ढेर सारा नमक और मसाला डालकर सब्जी बनाएंगे तो बुरी नहीं लगेगी। बहू बिल्कुल सही कह रही है। और वैसे भी अभी हमें स्वाद नहीं, लोगों की जानें देखनी है। तो ठीक है, मैं जल्दी से सारी भिंडी तोड़ लाता हूँ। बेटा, वो सब हम कर लेंगे। अभी तो गांव वालों को इकट्ठा कर। बाबा ने जो भी बताया गांव वालों को समझा दे। उसके बाद गांव के कुछ लड़कों को भी बुला लेना। सब लोग मिलकर भंडारा करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। पिताजी, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं भी सारे गांव वालों को इकट्ठा करके सारी बात बताता हूँ। मोहन गांव वालों को इकट्ठा कर ही रहा था कि उतने में 3 आदमी और ही दुनिया छोड़कर चले गए। पहले तो उनका अंतिम संस्कार किया गया। उसके बाद मोहन ने भंडारे वाली सारी बात गांव वालों को बता दी। बेटा, बाबा ने जो भी बताया बिल्कुल सही बताया। हम अपने फायदे के लिए पेड़ काट डालते हैं और ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। हम सबको मिलकर जल्द से जल्द भंडारा करना होगा और कुदरत से और प्रकृति से माफी मांगनी होगी। हम सब तरी वाली भिंडी बनाने में रोशनी बहू की मदद करेंगे। आज रात भर कोई नहीं सोएगा इस गांव में। हाँ,
सारा गांव उस रात नहीं सोया। सब रोशनी के साथ मिलकर सब्जी बनवाने लगे। उन लोगों ने उतनी भिंडी में 50 बाल्टी पानी मिलाकर तरी वाली भिंडी की सब्जी बनाई। सब्जी बनाते बनाते सुबह हो गई। खैर, सारे गांव ने वैसा ही किया जैसा बाबा ने बताया था। 1 घंटे में ही बारिश शुरू हो गई। अब जल्दी से भंडारा शुरू करते हैं, लेकिन गांव वालों याद रखना, हर निवाला अंदर लेते समय उन पेड़ों को काटने के लिए कुदरत से माफी मांगते रहना। अगर एक भी निवाला बिना माफी मांगे खाया तो ये भुखमरी कभी खत्म नहीं होगी और ये गांव वीरान हो जाएगा। और उसी वक्त पेड़ लगाने शुरू कर दिए। उस दिन के बाद किसी ने भी पेड़ नहीं काटे और सभी खुशी खुशी रहने लगे।